हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आई होप मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही होगी। राइट, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, यस और नो। और क्योंकि आपको पता है कि आज हमारी अंतिम क्लास है, अंतिम क्लास वैसे कल ही होने वाली थी, ठीक है, अंतिम क्लास हमारी कल ही होने वाली थी, बट कल इंटरनेट का कुछ इशू रहा था क्लास में, तो क्लास नहीं हो पाई थी। फिर कुछ बच्चों को ये लगा कि सर जो है शायद ये क्लास नहीं लेंगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो भाई पहली बात तो ये, मैं अभी के लिए थोड़े कमेंट बंद कर देता हूँ और बाकी अपनी जर्नी तो बेहतरीन रही है। अंतिम क्लास में जो जो पार्ट बचा है बायोमोलिक्यूल्स का वो पढ़ लो, ठीक है। तो आप लोगों को याद होगा बेटा, मैंने आप लोगों को प्रोटीन तक पढ़ाया था और विटामिन्स के बारे में बताया था कि आपको ये याद करना है कि कौन सा विटामिन फैट सोल्यूबल है, कौन सा विटामिन वाटर सोल्यूबल है और कौन सा विटामिन ऐसा है जो पानी में और वाटर में दोनों में ही नहीं घुलता, जिसको बायोटीन या विटामिन एच कहते हैं। और तीसरा मैंने बताया था कि विटामिन की कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं उनको याद कर लेना है। वो पार्ट है तुम्हारा याद करने वाला पार्ट। अब जरा देखो भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में मैंने फाइब्रस प्रोटीन और जो एक और प्रोटीन था ग्लोबुलर प्रोटीन, वो दोनों पढ़ा दिए थे। अब हम बात करेंगे कौन से वाले प्रोटीन की बेटा जी, हम बात करेंगे एक और स्ट्रक्चर आता है स्ट्रक्चर के बेसिस पर, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है भाई। और पहला होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कह लो आप, ठीक है। तो इसमें पहले टाइप का जो प्रोटीन होता है ना, वो होता है हमारे पास प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन, और प्राइमरी प्रोटीन में क्या होता है, कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है कि भाई बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है, अल्फा एमिनो एसिड होते हैं, जैसे एक ये हुआ, ठीक है, एक और अल्फा एमिनो एसिड हुआ, एंड सो ऑन। इसी प्रकार से ढेर सारे अल्फा एमिनो एसिड होंगे और ये आपस में एक चेन बनाएंगे, एक लंबी सी चेन बनाएंगे, आपस में जुड़े रहेंगे बेटा। बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड, हो सकता है कि वो सेम टाइप के हो सकता है वो अलग अलग प्रकार के हों। और ये अल्फा एमिनो एसिड के जो बीच में पार्ट होगा, ये जुड़ते हैं पेप्टाइड लिंकेज से। किससे बेटा जी, पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा, ठीक है। पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, मैंने आपको बताया था NH डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये होता है इसका C टर्मिनल, ये होता है इसका N टर्मिनल। अब मुझे बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में ये इंफॉर्मेशन समझ में आ गई, बोलिए भाई। ये हम, ठीक है, तो इसीलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं, या इसमें डिफरेंट डिफरेंट एमिनो एसिड जो है वो पेप्टाइड लिंकेज के साथ जुड़े हुए रहते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, एक और चीज समझना मेरी बात को, छोटी छोटी सी बात को, ठीक है। अब मेरी बात को समझना थोड़ा सा। अब देखो आगे दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा, दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास होगा बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको पूरा फील करना है आपको, ठीक है, आपको पूरा फील करना है। इसमें क्या होता है, हमें पता है कि जब हम पॉलीपेप्टाइड कोई भी चेन बनाते हैं, तो पॉलीपेप्टाइड चेन अगर दो पैरेलल पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, राइट। तो ऐसा होता है प्राइमरी, इसमें जो सेकेंडरी होते हैं इसमें ये दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास क्या होगा बेटा, एक हमारे पास होगा ए वाला अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है भाई, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मान लो ये हमारे पास इस तरीके से एक चेन है, ठीक है, ये इस तरीके की एक चेन है भाई, जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है। फिर हमारे पास ये भी क्या होगा बेटा जी, पॉलीपेप्टाइड की चेन होगी। अब जब ये पॉलीपेप्टाइड की चेन होगी तो इनके बीच में कभी कभी बीच बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती होगी,
यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती होगी इस तरीके से, जिससे दो पैरेलल चेन एक साथ लग गई। अब आपको ये समझना है कि ये ना इस तरीके से आपने हाथ फंसाया और इस तरह से आपने सीढ़ियां बना दी, मतलब काइंड ऑफ ऐसे, इस टाइप से, इस टाइप से। तो आप लोगों को देखा होगा कि ये सीढ़ियां सी कुछ ऐसी बन जाएंगी भाई, ठीक है, और इनके बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो ये हेलिक्स सा बनता है एक, ठीक है, ये कोइल सी अरेंजमेंट हो जाती है। तो इसके ऊपर पूछा जाता है कि जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है उसके, ठीक है, जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें एक हेलिक्स में कितने अल्फा एमिनो एसिड आते हैं, ठीक है, एक हेलिक्स में कितना आता है। तो इसको हम अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, या 3.6 हेलिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसका मतलब होता है क्या भाई कि एक कोइल में, इन वन कोइल या वन रिंग देयर आर 3.6 एमिनो एसिड। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बायोलॉजी में भी और भाई केमिस्ट्री में भी, कि जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है उसके अंदर किस प्रकार से हेलिकल बनता है, या उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो हम यहां पर कहेंगे बेटा, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है भाई, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। फटाफट इसको नोट करिए बेटा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। और अगर एग्जांपल लिखना हो तो मायोसिन, और भाई, या मैं इसको एक तरीके से और बना के दिखाऊंगा, समझना मेरी बात को, इसको मैं बनाऊंगा, अभी रुक जाओ, एक तरीके से और बना के दिखाता हूं, ठीक है। ये स्ट्रेट नहीं दिखाऊंगा, इसको और तरीके से बना के दिखाता हूं ताकि और तरीके से समझ जाओ आप। और दूसरा होता है बेटा कैराटीन, दूसरा होता है कैराटीन। आप ऐसे समझना कि अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर मेरे पास एक चेन है, ऐसे एक ही चेन है, इसी से काम बन जाएगा, दो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक ही चेन से काम बन जाएगा। कहीं कहीं पर क्या हो सकता है कि अगर हमारे पास चेन एक ही होगी, यहां पर नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, और हो सकता है कि यहां पर CO के साथ जुड़ा ऑक्सीजन हो, तो जब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ऐसे करके कहीं पर, तो ये कोइल बनाने लगेंगे। मैं कैसे बताऊं आप लोगों को, देखो कुछ जुगाड़ देखता हूं। देखो भाई, कुछ तो जुगाड़ आया है। सपोज करो ये प्रोटीन की चेन है, ऐसे बिल्कुल सीधी है, और यहां पर ऐसा कोई ध्यान रखना, यहां पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, और यहां पर कार्बन जो है उसके पास ऑक्सीजन है। तो ये और ये दूर हो गए, तो जब दूर हो गए तो हुआ क्या कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं सकती। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं कि ऊपर से नाइट्रोजन का हाइड्रोजन और नीचे कार्बन का ऑक्सीजन मिलते हैं, और वो इस प्रकार से ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह सिकुड़ जाते हैं, सांप की तरह से सिकुड़ जाते हैं। तो बेटा ये जो चेन बन रही होगी इस प्रकार की, देख लो ध्यान से, ये जो ऐसे रिंग बन रही है अल्फा हेलिकल से बन रहे हैं, यही हमारे पास अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बनेंगे। और ये आपस में बनते हैं किसकी वजह से भाई, ये बनते हैं हमारे पास, इसको लगा देना सर, ये बनते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ठीक है। अब मुझे बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्योंकि इसके ऊपर जब क्वेश्चन आएंगे आप क्वेश्चन तो देखते ही कर दोगे। फटाफट बताइए भाई, क्या आपको इसके क्वेश्चन मतलब ये समझ में आ गया, इंफॉर्मेशन लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, क्या अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं इसको हम। अब जरा देखो भाई, आगे आगे हमारे पास क्या होगा, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर।
ठीक है, इसमें एक ही चेन होती है, इसमें एक ही चेन होती है, और उसी के अंदर जब मॉलिक्यूल बॉन्डिंग करेगा तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फिर आता है हमारे पास बीटा प्लेटेड, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर या शीट स्ट्रक्चर। इसके कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं भाई, ये थोड़े से अलग होते हैं उससे अलग। पहला पॉइंट क्या होता है कि अल्फा अमीनो एसिड जो भी होते हैं, अमीनो एसिड जो होते हैं, वो एक सीक्वेंस में अरेंज नहीं होते। जैसे हमने देखा कि जो हमारे पास अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर था, उसकी हर रिंग में 3.6 या 3.7 अल्फा अमीनो एसिड प्रेजेंट थे। वॉल्यूम कम आ रही है, 1 मिनट बेटा मैं बोल देता हूं, अभी चेक कर लो सर। ठीक है भाई, ठीक है, बोल दिया बोल दिया बोल दिया। अब जरा देखो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में क्या होता है, एमिनो एसिड्स आर नॉट अरेंज इन सीक्वेंस में नहीं होते। ठीक है, ऐसे जुड़े होते हैं। इसमें क्या होती है, पैरेलल लाइनें होती हैं। पैरेलल लाइन का मतलब जो मैंने पहले वो जो स्ट्रक्चर बनाया था ना, यहां पर पैरेलल लाइन है वैसे वाला, और फिर उसको ऐसे ऐसे करके गोल गोल कर देना उल्टा सीधा। तो उसमें क्या होता है कि एक रिंग मतलब एक पूरी चेन दूसरी चेन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है। ठीक है, दूसरी तीसरे के साथ ऐसे करती होगी। तो वहां पर जो होता है, अलग अलग चेन के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो होती है, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट इंट्रा नहीं होती, इंटर होती है। और इसमें क्या होता है अल्फा हेलिकल में कि एक ही रिंग है, सॉरी एक ही चेन है, उसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो यहां पर इंट्रा होती थी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे भाई, दूसरा पॉइंट, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस। ये कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको लिखना है, इसी पर बेस जो है क्वेश्चन आते हैं। फटाफट नोट करिए, अगर नोट हो गया हो तो मुझे बताइए भाई फटाफट। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें मैंने बताया कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना, वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, पैरेलल होती है भाई। तो तीसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। और यहां का जो एग्जाम्पल होंगे भाई, ये आपके पास वूल और सिल्क इस कैटेगरी में आ जाएंगे। वूल और सिल्क जो है इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो भाई आगे बढ़ते हैं, अगर ये नोट हो गया हो तो। बाकी टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर देख लेना अपने आप। ठीक है, कैसे मजा आएगा बेटा, इसमें थोड़ा बहुत ही मजा आएगा, इसमें मजा बचा ही नहीं है। इसमें सब इंफॉर्मेटिव बातें हैं जो आपको याद करनी है। ठीक है, तो भाई टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरी स्ट्रक्चर में ऐसे ही कर लेना कि वहां पर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, अभी 2 डायमेंशनल था, अब 3 डायमेंशनल हो जाएगा। ठीक है, बस वही ये डेफिनेशन रट लेना। अब एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं समझता हूं, अल्फा हेलिकल वाली इंपॉर्टेंट थी, अल्फा हेलिक्स। ठीक है, बीटा प्लेटेड भी समझ में आ गया, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो इंपॉर्टेंट है ना, वो इंपॉर्टेंट पता क्या है, वो है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है भाई, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब इसके बारे में थोड़ा समझना है और इसका एग्जाम्पल भी देना है मुझे। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब होता है कि प्रोटीन के नेचर को चेंज कर देना। और जब हम नेचुरेशन, ठीक है, प्रोटीन के नेचर को चेंज कर देना, और इसको ये रिप्रेजेंट करना कि भाई वो पता करना कि रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है, या इसका कोई एग्जाम्पल ऐसा है सर या नहीं है। आप लोग जानते होंगे जो अंडा होता है, अंडे के अंदर जो सेल्स होती है, जो लिक्विड होता है, वो उसके अंदर प्रोटीन होता है। ठीक है, और उसके अंदर प्रोटीन की चेन्स होती है, क्योंकि प्रोटीन क्या होता है बेसिकली, प्रोटीन क्या होता है, बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड का एक पॉलीमर होता है।
आप लोगों को याद होगा, जब कभी भी हमारे पास हम अंडे को बॉईल करते हैं, तो अंडे के बॉईल होने के बाद पेप्टाइड चेन जो है वो टूट जाती है, ठीक है। और पेप्टाइड लिंकेज जब टूटेंगे तो वो जो आपके पास पॉलीपेप्टाइड लिंक पूरी चेन होती थी या प्रोटीन होता था, वो छोटे छोटे अल्फा एमिनो एसिड में या एमिनो एसिड में टूट जाता है। अब भाई एक बार एमिनो एसिड टूट गया और उनकी अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो गई, तो दोबारा से वापस से वो चेन तो बन नहीं सकती। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम अंडे को उबालते हैं तो वो थोड़ा सॉलिड की फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। ऐसा कभी देखा है कि दोबारा कुछ कर लें कि अंडा जो आपने उबाल दिया उसके बाद वापस से लिक्विड में बन जाए? नहीं होता होगा, ठीक है। और आप लोगों ने ये भी पता करा होगा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, या कभी क्वेश्चन पूछा हो गया होगा कि भाई जब हम कभी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी क्या होती है? बढ़ती है। जब लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है तो एंट्रोपी क्या होती है? घट जाती है। पर अंडे के केस में ऐसा होता है कि जब अंडे को बॉईल किया जाता है तो उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता होगा सर? आपको याद होगा, जब कोई एक मॉलिक्यूल, ठीक है, जब कोई एक मॉलिक्यूल ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, बीसीडी में, तो जहां पर एक मॉलिक्यूल बहुत सारे पार्टिकल बनाता हो तो उनको हम एंट्रोपी को बढ़ना ही कहते हैं, रैंडमनेस को बढ़ना ही कहते हैं। सेम अंडे में होता है। अंडे को बॉईल करते हैं तो जो प्रोटीन की चेन है वो टूट जाती है डिफरेंट डिफरेंट एमिनो एसिड में, इसी वजह से बहुत सारे एमिनो एसिड हो जाते हैं। रैंडमनेस बढ़ने के कारण अंडे का जो थोड़ा साइज है ना वो भी बढ़ जाता है। तो आपने देखा होगा जो उबला हुआ अंडा होता है उसका साइज थोड़ा सा बढ़ने होने की वजह से उसकी जो कार्बोनेटिंग लेयर होती है वो टूट जाती है, ठीक है, थोड़ा बड़ा सा होता है। तो भाई डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में तो इसकी डेफिनेशन थोड़ा समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन समझते हैं क्या है भाई। द चेंज इन नेचर, द चेंज इन नेचर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, बाय द चेंजिंग इन पीएच, चेंजिंग इन पीएच एंड टेम्परेचर। या तो टेम्परेचर के चेंज करने पर ये चेंज होते हैं, या पीएच वगैरह चेंज करने पर, मीडियम चेंज करने पर ये इनके नेचर चेंज हो जाता है, ठीक है भाई। इज नोन एज, और यहां पर एक और सूत्र भी लिखना भाई, नेटिव नेचर। नेटिव नेचर का मतलब जैसे वो प्रकृति में पाया जाता है, तो इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है भाई। और इसका एक और नोट पॉइंट लिखेंगे, इट इज इरिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल। और दूसरा पॉइंट यहां पर लिखेंगे भाई, एग्जाम्पल में बॉइलिंग ऑफ एग, एग को बॉईल करके इसको समझाया जा सकता है। अगर ये आप लोगों ने नोट कर लिया हो, आपको समझ में आ गया हो, तो फटाफट नोट करिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं भाई। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल समझाया मैंने। दूसरा ध्यान रखना एक और चीज, इसमें क्या होता है डीनेचुरेशन में, एक और चीज भी होती है। ये तो जब आप ओवर हीट कर देते हो तब की बात है, अगर हम लाइट हीट करें तो क्या होगा? तो आपको मैं बताता हूं भाई, डीनेचुरेशन ऑफ, अगर मान लो हमने एमिनो एसिड में तोड़ना ही नहीं है, एमिनो एसिड में हमें तोड़ना ही नहीं है, तो आप लोगों को याद होगा जो 3 डिग्री या 2 डिग्री स्ट्रक्चर होते हैं ना, 3 डिग्री, देखो भाई कमेंट मैंने बंद कर दिए, ठीक है। अब मेरी बात सुनो,
कमेंट मैंने बंद कर दिया। अब इसको और तरीके से समझेंगे कि यदि एमिनो एसिड में टूटे ही नहीं, हमने बहुत ज्यादा हीट नहीं करा, थोड़ा हीट करा है, तो आप लोगों को समझना है कि जो 3 डिग्री स्ट्रक्चर है ना, 3 डिग्री स्ट्रक्चर होंगे प्रोटीन के, ठीक है, या फिर 2 डिग्री स्ट्रक्चर होंगे प्रोटीन के, ठीक है। 1 डिग्री जो स्ट्रक्चर होंगे उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मैं आपको बता दूंगा कैसे। क्योंकि 1 डिग्री स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, उनमें सिंपल पॉलीपेप्टाइड लिंकेज होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। आपको पता है 2 डिग्री स्ट्रक्चर कह लो या 3 डिग्री स्ट्रक्चर कह लो, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा भी इसको हीट करता हूं, गर्म करता हूं, ठीक है, थोड़ा सा भी गर्म करता हूं, तो हो सकता है कि 3 डिग्री स्ट्रक्चर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, 2 डिग्री में हो जाए और 1 डिग्री में हो जाए, और 2 डिग्री टूट के 1 डिग्री में हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ऑन हीटिंग, हीटिंग करने के बाद द हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन 3 डिग्री स्ट्रक्चर और 2 डिग्री स्ट्रक्चर विल ब्रेक, ठीक है भाई, विल ब्रेक, कि वो टूट जाएंगे। एंड दैट्स वाई 3 डिग्री एंड 2 डिग्री प्रोटीन विल बी डीनेचर्ड। बस 1 डिग्री में वाला सिस्टम है ही नहीं, 1 डिग्री वालों में सिस्टम है ही नहीं। तो आप मुझे बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यस और नो? ठीक है, फटाफट करिए भाई इसको, नोटेड। ये इंफॉर्मेटिव है बेटा। आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो बेटा आगे, आपने टेम्परेचर का तो चेंज देख लिया कि टेम्परेचर के चेंज होने पर जो प्रोटीन का नेचर है वो चेंज हो जाता है, और ये क्या होता है हमारे पास, इरिवर्सिबल होता है। क्या आप लोगों ने कभी अपनी लाइफ में, सुन लो चुपचाप, मारूंगा मुक्का खींच के, अब आप मुझे बताओ, क्या आपने कभी लाइफ में ऐसा कोई एग्जांपल देखा है जहां पर पीएच के चेंज होने पर प्रोटीन का नेचर चेंज हो जाता हो? बताना भाई मुझे, कमेंट ऑन कर रहा हूं मैं, फटाफट बताओ। आपने टेम्परेचर के चेंज होने पर ऐसा कुछ होता है, या फिर एग्जांपल में मैंने एग एग ऑफ बॉइलिंग ऑफ एग को थोड़ा समझाने की कोशिश करी, ठीक है, या ये इरिवर्सिबल होता है ये भी मैंने बता दिया। क्या आपने नेचर में कभी पीएच के चेंज होने पर फील किया है? एंजाइम्स नहीं, पीएच, यस बिल्कुल सही बात है, मिल्क, वेरी गुड, एकदम करेक्ट बेटा। आप लोग जानते हो, अगर हमारे पास अगर हमारे पास प्रोटीन होता है दूध के अंदर, ठीक है, और उसमें हम थोड़ा सा भी खट्टा मिला दें, तो खट्टा मिलाने का मतलब होता है एसिड को मिला देना, क्योंकि जितने भी हमारे पास कंपाउंड खट्टे होते हैं उनको हम एसिड कहते हैं। और जब हमारे पास एसिड आ जाएगा किसी दूध में, तो उसकी पीएच कम हो जाएगी, और जैसे ही पीएच कम होगी तो दूध खट्टा होने लगेगा, दूध फटने लगेगा, हो सकता है उससे दही बन जाए, हो सकता है उससे पनीर बनाना पड़ जाए आपको। तो कहने का मतलब है कि वहां पर भी प्रोटीन का नेचर चेंज होता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि दूध से दही बनती है, लेकिन दही से दोबारा दूध नहीं बनता, तो वो प्रोसेस भी क्या हो गया हमारे पास, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया बेटा, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपने जैसे लिखा था, एग्जांपल बॉइलिंग ऑफ एग, दूसरा एग्जांपल भी लिख लेना बेटा जी, मेकिंग ऑफ कर्ड, मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ठीक है, फ्रॉम मिल्क, मिल्क। ये दूसरा एग्जांपल लिख लेना, फटाफट नोट करियो भाई इसको, फटाफट नोट करिए भाई।
अब देखो भाई, अगर ये हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अरे खत्म कहाँ, अभी तो बहुत कुछ है। देखो भाई, आगे का पार्ट देखो। आगे हमें पढ़ना है बेटा एंजाइम। एंजाइम्स। कल से या परसों से ना बेटा आपका रिकॉर्डेड वाली चीज आने लगेगी। बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी सी बातों पे। वो नहीं आया, ये नहीं आया, आपने नाइट्रो कंपाउंड नहीं कराया, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ओ भैया, मेरे को बैच खत्म करने एक दो, मतलब एक और बैच था यकीन, ठीक है। उसमें मेरे को अपना सिलेबस वाइंड अप करना था, तुम्हारे में भी वाइंड अप करना था। मेरे पास एक पर्टिकुलर डेट दी हुई थी। अब मैं आपकी क्लास को वैसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इनडायरेक्ट तरीके से आपकी क्लास में आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, तो मेरी जो डीपीपीस थी, जैसे मैंने क्या सोचा है अभी तक, सोचा जो है वो बता देता हूं कि बीच बीच में मैं कोई टॉपिक लेके आया करूंगा, उसमें 5 मिनट या 10 मिनट का वो टॉपिक को समझाया करूंगा, और फिर आपको उसी टॉपिक पर ढेर सारी क्या मिल जाया करेंगी, क्वेश्चन बैंक मिल जाया करेगा। ठीक है, तो जो पुराने चैप्टर थे आपके, हाइड्रोकार्बन था, ठीक है, या फिर एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड थी, उनकी प्रिपरेशन करानी थी, तो वो सारी चीजें इस तरीके से चलेंगी। और जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट था वो डिटेल में वापस आएगा। ठीक है, और नाइट्रो वाला पार्ट था वो भी पूरा आएगा। और आपको याद होगा, आपने एक और चीज भी बोला था मेरे को कि सर जो आपका हेलो एल्केन्स आपने पढ़ाया था उसमें फ्रेओन्स जो होते हैं ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रेओन्स, जो पोली हेलोजन कंपाउंड है, वो वाला भी छूटा हुआ है। मेरे को सब कुछ याद है, वो भी मैं आपको रिकॉर्डेड करके दूंगा। ठीक है, तो आप परेशान ना हो। एंजाइम्स क्या होते हैं जरा देखो बेटा। तो दे आर नाइट्रोजीनियस। नाइट्रोजीनियस का मतलब होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग। ठीक है, दे आर नाइट्रोजेनियस कंपाउंड या नाइट्रोजेनियस बेस which catalyzed which catalyzed all the reaction biological reaction are called base, sorry, are called enzymes। एंजाइम्स क्या करते हैं, वर्क ऑफ एंजाइम क्या होता है बेटा, देखिए ऐसा है। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूं कि वर्क ऑफ एंजाइम क्या है। भाई हमारे शरीर में ना कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो लो टेम्परेचर पे हो जाती हैं, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो हाई टेम्परेचर पे होती होंगी, और कुछ ऐसी होती होंगी जो नॉर्मल टेम्परेचर पे होती होंगी। अब बात ऐसी है कि मान लो हमारे शरीर में भगवान ने मशीन बनाई हुई है, वो कोई रिएक्शन करवाना चाहता है, और वो रिएक्शन जो है हाई टेम्परेचर पर ही होगी। लेकिन भगवान ने ये कह रखा है कि भाई बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री यानी 37 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए, वही स्टेबल होता है। अगर 37 से 38 डिग्री भी हो जाता है या 39 भी हो जाता है तो इंसान को बुखार हो जाता है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो भाई किसी इंसान को ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी इंसान का पाचन तंत्र खराब हो गया, उसने आज 2 रसगुल्ले फालतू खा लिए तो सिस्टम खराब हो गया, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम उसको उठा रहे हो और तवे पे रख रहे हो, ले भाई इसको गर्म कर दो। गर्म करने पर इसको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी, जो बचा हुआ माल था वो भी इसका डाइजेस्ट हो जाएगा और भग जाएगा नीचे से। ऐसा तो नहीं होता होगा। तो होता क्या है मैं आपको बताता हूं। एंजाइम का काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। जैसे मान लीजिएगा कि ये हमारे पास एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, सर ने आप लोगों को सिखाया भी होगा जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाई होगी। ठीक है, यहां पर कहा होगा कि ये होता है हमारे पास एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, यहां पर लिखा होगा एनर्जी, और यहां लिखा होगा सर ने रिएक्शन कोऑर्डिनेट। राइट, यहां पर क्या लिखा होगा बेटा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिखा होगा। अब मेरी बात सुनना, अगर कोई रिएक्शन बिना कैटलिस्ट के ऐसे होती है ना, कैटलिस्ट दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन हमारी बॉडी में जो कैटलिस्ट होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, घटाते नहीं है। ठीक है, तो ये रिएक्शन को मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक का जो गैप होता है इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जब तक किसी मॉलिक्यूल में इस पीक पर चढ़ने की एनर्जी नहीं होगी तब तक वो केमिकल रिएक्शन को कर नहीं सकता। समझने की बारे में बताता हूं, आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिएगा यहां पर राहुल है यानी रिएक्टेंट है,
और यहां पर पारुल है यानी प्रोडक्ट है। अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के पास पहुंचना है या अपने आप में कन्वर्ट करना है, या इस तरीके से मान लेना कि राहुल पारुल से प्रेम करता है और राहुल के साथ साथ बहुत सारे लोग मॉलिक्यूल हैं, मतलब और भी होंगे, रमेश भी होंगे, है ना, अलग अलग टाइप के लोग हैं। तो कहा कि भाई पारुल को मिलने का लिए एक ही तरीका है कि आप इस पहाड़ को चढ़ो। अगर आप इस पहाड़ को चढ़ पाए तो आप पारुल से मिल लोगे, अदरवाइज नहीं। अब बताओ, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी है ही नहीं, वो बेचारा घर से खा के ही नहीं आया, वो पहाड़ को चढ़ा, यहां पर आके मर गया या खत्म ही हो गया कि भाई मैं नहीं चढ़ पा रहा, मैं तो गिव अप कर दूंगा, तो कभी वो पारुल से नहीं मिल पाएगा, यानी प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। लेकिन एक इंसान ऐसा है जिसके पास इतनी एनर्जी थी कम से कम कि वो पीक तक पहुंच गया। पीक तक पहुंचने के बाद भले ही वो मर गया हो, उसकी लाश तो ऐसे पहुंच जाएगी ना भाई, लुढ़कते हुए, है कि नहीं। मिनिमम इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि पीक तक पहुंच जाए, और अगर इससे ज्यादा एनर्जी होगी तो फिर तो आराम से पहुंच ही जाएगा वो। तो कहने का मतलब होता है कि वो मिनिमम एनर्जी जो किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और भाई कभी कभी क्या होता है बॉडी में, किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, अब उसको ओवरकम करने के लिए हमें टेम्परेचर दे नहीं सकते बॉडी में, तो हम लोग क्या करते हैं, कैटलिस्ट, मतलब कैटलिस्ट क्या, बॉडी क्या करती है, कैटलिस्ट जनरेट करती है। और जब बॉडी कैटलिस्ट जनरेट करती है तो धीरे धीरे वो ऐसा करती है कि एक नया पाथ प्रोवाइड कराती है रिएक्शन को। रिएक्शन को कहती है कि तुम इस वाले पाथ से मत जाओ, ऊपर वाले से, नीचे वाले से जाओ। और जैसे ही नीचे वाला पाथ में देखा कि ये तो पहाड़ छोटा है, इसमें तो कम एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है, तो अब यहां से रिएक्टेंट फटाफट भागेगा प्रोडक्ट की साइड में और रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि बड़े पहाड़ को चढ़ने में ज्यादा समय लगता है, तो छोटे पहाड़ को पढ़ने में चढ़ने में कम समय लगेगा। तो इस प्रकार से वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, अब मुझे बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को एंजाइम की डेफिनेशन और एंजाइम का जो वर्क है वो समझ में आया? एंजाइम्स को जो है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं। और आपको पता होगा हर एक रिएक्शन का एक स्पेशल एंजाइम होता है। तो हम कहेंगे भाई, कुछ नोट पॉइंट है जो आपको लिखने हैं। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर दियर रिएक्शन। दूसरा पॉइंट, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय 10 टाइम्स, ये 10 टाइम्स बढ़ा देते हैं बाय। अब मेरा एक क्वेश्चन भी है आप लोगों से, ये आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा, आर प्रोटीन आर एंजाइम्स आर प्रोटीन, फटाफट बताइए भाई, बोलो बोलो। कुछ कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं नो। मेजरली यस, है ना, मेजरली यस, ऑलमोस्ट सभी होते हैं। सभी मतलब 100% तो नहीं होगा भाई, बायोलॉजी में अगर एक दो एक्स्ट्रा लिखा होगा तो अलग बात है। ऑलमोस्ट लिख लो यहां पर, ऑलमोस्ट, मेजरली यस। ठीक है, अब जरा देखो भाई आगे, आगे बढ़ते हैं भाई।
आगे देखो भाई, मैं कमेंट बंद कर रहा हूं। अब मेरी बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो जो मैं बताऊंगा वैसे वैसे बात सुननी है, और वैसे वैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। यहां पर अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। न्यूक्लिक एसिड जो है वो हमारे पास दो प्रकार के होंगे, और उनके अंदर जो है बेसिस होते हैं, पिरिमिडीन और प्यूरिन बेसिस के बारे में। ठीक है। थोड़ा सा होमवर्क भी दूंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा भी। न्यूक्लिक एसिड में पहला आएगा हमारे पास डीएनए। ठीक है। पहला हमारे पास होगा डीएनए। मेरा पहला क्वेश्चन यह है कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। पहला बताना है आपको कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। कमेंट आपके सामने ऑन है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, फटाफट बताइए भाई। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल सही बात है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए की फुल फॉर्म है। अब आपको एक और बताता हूं मैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब डीएनए के अंदर चार बेस रहते हैं। ठीक है। डीएनए के अंदर चार बेस रहते हैं बेटा। मैं आपको ये बताऊंगा कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई। वैसे तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर दो टाइप के बेस होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। ठीक है। प्यूरिन और पिरिमिडीन। सबसे पहले मुझे बताइए, हाउ मैनी बेसिस आर प्रेजेंट इन डीएनए। आपका आंसर होगा सर 4। ठीक है। तो फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या होगा भाई, फिर मेरा तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, विच बेसिस आर प्रेजेंट प्रेजेंट इन डीएनए। वो कौन कौन से होंगे, उनका नाम बताना है आपको। तो भाई आपको याद रखना है एक ट्रेंड, एटी जीसी, और आप ऐसे याद रखोगे ए डबल बॉन्ड टी और जी ट्रिपल बॉन्ड सी। ठीक है। एटीजीसी, एटीजीसी बिल्कुल करेक्ट। ए का मतलब क्या होता है बेटा, एडेनिन। टी का मतलब क्या होगा बेटा, थाइमीन। ए का मतलब क्या हो गया, एडेनिन। सी का साइटोसिन और जी का ग्वानिन। बिल्कुल सही। तो टी का क्या होगा बेटा हमारे पास, थाइमीन। जी का मतलब होगा ग्वानिन, और सी का मतलब होगा क्या बेटा जी, साइटोसिन। मतलब स्पेलिंग हो सकता है सी लिखा हो या एस लिखा हो, साइटोसाइन। ठीक है भाई। अब मुझे एक और बात बताइए, ये जो दो बॉन्ड दे रखे हैं एटी और जीसी, इसका मतलब है ए टी के साथ जुड़ता है और जी जो है वो सी के साथ जुड़ता है। ए जो है टी के साथ जुड़ता है और जी सी के साथ जुड़ता है। ये क्या दे रखे होंगे, ये डबल बॉन्ड केमिकल बॉन्ड नहीं है, ये जी और सी के बीच में केमिकल बॉन्ड नहीं है, ध्यान रखना है। ये क्या है, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और कोई आप लोगों से ये पूछ ले कि एडेनिन थाइमीन के साथ जुड़ता है तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो आपको कहने दो। ठीक है। और ग्वानिन साइटोसिन के साथ अगर जुड़ता है तो कितने बॉन्ड बनाता है, तो आप कहोगे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये भी देखना होता है, इसके ऊपर ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है। बिल्कुल सही बात है। और आप लोग ये बताओगे डीएनए के अंदर स्ट्रैंड होते हैं, एक स्ट्रैंड होता है फिर दूसरा स्ट्रैंड होता है, और एक स्ट्रैंड के अगर हमें बेस दे रखे होंगे तो दूसरे का स्ट्रैंड पूछता है कि वो कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड।
बहुत बेहतरीन। अब देखो भाई आगे। ठीक है, स्ट्रैंड देखो भाई, मुक्का मार दूंगा अभी, चुप। डबल, हाँ डबल स्ट्रैंड, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अब देखो भाई, अगर मेरे पास एक स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड वन, और जो हमें दे रखा है क्या, ए टी टी जी जी टी टी सी, ठीक है, और फिर सी जी टी ए टी सी, ये है। आप लोगों को इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना है, क्योंकि वहां पर क्या दे रखा हो क्वेश्चन में, इतना बड़ा तो नहीं देगा, इससे छोटा देगा। फिर वो चार ऑप्शन देगा, और चार ऑप्शन में अलग अलग स्टैंड देगा, और पूछेगा इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो भाई ध्यान रखना, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाओगे, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाओगे, उसके लिए ध्यान रखना है ए टी और जी और सी। इससे तुम्हें यह पता लग जाएगा ए टी के साथ जुड़ता है और जी सी के साथ जुड़ता है। अब जरा देखो बेटा, ए के साथ टी जुड़ता है, तो इसका मतलब इसके स्थान पर आप क्या कर दोगे, टी। ए के साथ टी जुड़ता है तो टी, टी के साथ ए जुड़ता है तो ए, इसके साथ जुड़ता है ए तो ए। अब जी के साथ क्या जुड़ता है, सी, तो आपने सी सी ऐसे कर दिया। टी के साथ ए जुड़ेगा, टी के साथ ए जुड़ेगा, सी के साथ जी जुड़ेगा, सी के साथ जी जुड़ेगा, जी के साथ सी जुड़ेगा, टी के साथ ए जुड़ेगा, ए के साथ टी जुड़ेगा, टी के साथ ए जुड़ेगा, सी के साथ जी जुड़ेगा। ये बन गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, मतलब एटीजीसी। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं एटीजीसी एटीजीसी एटीजीसी, ताकि आप लोगों को एक फॉर्म में याद रहे। तो देखो, ए टी टी ए जी सी टी ए सी जी। बाकी तुम समझदार हो, ठीक है। फटाफट नोट करिए और मुझे बताइए क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यस और नो। I know you study in biology, but sometime I have to teach you in chemistry. This is very lappusa concept. नहीं नहीं, अभी न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में बताना है ना बेटा। अब देखो भाई आगे, क्या मैं आरएनए पढ़ाएंगे, आरएनए पढ़ाएंगे भाइयों। अब आरएनए की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे भाई किसकी, अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, आरएनए की। ठीक है भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, लेडीज एंड लेडास, गधे और गधैयाओ, आप हमें बताइए आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती होगी, आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती होगी। देखो ऐसा है, गंद नहीं मचाया करते, जो पूछा है ना वो बताना होता है, नहीं तो मुक्का मार के ना बेटा कभी मिलोगे ना तुम। हाँ ये चैप्टर कंप्लीट है भाई, मेरी तरफ से तो मैं कंप्लीट कर दूंगा इसको आज में, ठीक है। ध्यान रखना, आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब यहां पर मैं आपको बताऊं ना, यहां पर एक बेस नहीं होता, यहां पर एक बेस नहीं होता, उसकी जगह पर दूसरा होता है, इसका नाम होता है यूरासिल। क्या होता है जी, यूरासिल। अब जरा देखो यहां पर मेरा पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी बेसिस, हाउ मैनी बेसिस आर प्रेजेंट इन आरएनए, इसका मुझे जवाब चाहिए अभी, हाथों हाथ कितने होते होंगे। और दूसरा होगा भाई,
which amino acids which amino acids are present in RNA। ठीक है, कौन कौन से हैं जो प्रेजेंट होते होंगे आरएनए में? कौन कौन से बेटा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 4 होते हैं। कौन कौन से? एक नहीं होता, बता। यूरासिल आता है किसकी जगह पर? थाइमीन नहीं होता। वेरी गुड। इसमें यू यू जीसी होते हैं बेटा, ये 4 है ना। यानी कौन कौन से होंगे? एडिनिन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन। यू माने यूरासिल, ए माने एडेनाइन, और जी माने वो तो आपको पता ही है गुआनाइन, और सी माने भाई साइटो। ठीक है, ये बात आपको पता लग गई। तो भाई एक बार की बात है, जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ रहा था, तो एक ना जो आरएनए होती है ये भी कई प्रकार की होती है। ये डीएनए से इंफॉर्मेशन लेकर कहीं कहीं भेजती होगी ऐसे करके। तो वहां पर एक होता है एमआरएनए। तो भाई एमआरएनए को मैंने सोचा कि केमिस्ट्री की बात चल रहा कर रहा है, दिखे इसको मेटा कहते होंगे, मेटा आरएनए। फिर बाद में पता लगा ये मैसेंजर होता है। ठीक है, जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ऐसा होता होगा शायद। या भाई बॉडी के अंदर कुछ सिस्टम होता होगा, इतना तो पता नहीं हमें। तो एमआरएनए होता है। तो भाई कभी कभी कैसा क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। डीएनए आरएनए से जुड़ा होता है, डीएनए आरएनए से जुड़ा होता है। तो हमें डीएनए का स्ट्रैंड दे रखा होगा, डीएनए का स्ट्रैंड दे रखा होगा, आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पूछा होगा, या फिर आरएनए के ही 2 स्ट्रैंड दे रखे होंगे, वो ऐसा डायरेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो अगर मेरे को ऐसे दे रखा है भाई, स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये हमें दे रखा है कोई, और हमें क्या निकालना है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इन आरएनए, ये हमें फाइंड करना है। तो ध्यान रखना है, डीएनए में जहां थाइमीन होगा वहां यूरासिल समझना है कि यू होगा वहां पे। ठीक है, जहां थाइमीन आएगा आरएनए में, वहां पर क्या आएगा? वो आएगा आपके पास यूरासिल होता है। तो ये ऐसे देगा। देखो, एक क्वेश्चन का पहला टाइप क्या हो गया? डीएनए का गिवन है और यूरासिल इसका आरएनए का निकालना है। तो भाई डीएनए में क्या आ गया हमारे पास? ए टी जी सी 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 टी टी ए और जी, नहीं फिर टी कर दो, फिर ए कर दो, और फिर जी कर दो, ऐसे दे रखा है। अब हमें निकालना आरएनए के अंदर। हमें पता है ए टी के साथ जुड़ता है, बट आरएनए में डी तो होता नहीं, टी तो होता नहीं, सॉरी थाइमीन तो होता नहीं, उसकी जगह पर क्या होता है? यूरासिल होता है, यू। तो आप लिख दोगे यू। अब टी, टी किससे जुड़ता है? ए, और ए तो इसमें होता है, तो ए की जगह पर ए आएगा। जी किसके साथ जुड़ता है? सी के साथ, तो सी होगा। सी किसके साथ जुड़ता है? जी के साथ, तो 3 सी मतलब 3 जी। टी जुड़ता है ए के साथ तो ए लगाना है, टी जुड़ता है ए के साथ तो ए जुड़ना है, और ए के साथ टी जुड़ता, डीएनए में टी जुड़ता है एटीजीसी, बट वहां पर टी होता ही नहीं, आरएनए में यू होता है, तो यू ले लेना। यू यू जी फिर सी के साथ। अब मुझे बताओ टाइप 1 समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? आया ना? बोलिए भाई, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस और नो? बाकी आप समझदार हुई। और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई इसका एक स्टैंड दे रखा होगा, दूसरा निकालना होगा, या डीएनए का इसका दे देगा तो डीएनए का पूछ लेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लिख लिया भाई? ये तो चाय भी ठंडी होगी भाई। आगे बढ़े क्या? अब देखो आगे,
एक और क्वेश्चन देखो, इसी इसी का विपरीत क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसी का विपरीत क्वेश्चन है ये। और वो विपरीत क्वेश्चन क्या है जरा देखो, ये दे रखा होगा इस बार, और आपको डीएनए का निकालना होगा। तो स्ट्रैंड ऑफ आरएनए ये गिवन है, और ये क्या होगा बेटा, यू यू ए सी सी टी, टी तो होता ही नहीं ना, तो भाई हम यू ए जी सी ए यू ये दे रखा है। ठीक है, और अब पूछा क्या है भाई, पूछा है हमारे पास क्या, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इन डीएनए, ये पूछा है। अब यू का मतलब होता है टी, यू का मतलब एक तरह से टी मान लो आप, तो यू किसके साथ जुड़ा होता है बेटा, ए के साथ, तो यहां पर ए आएगा, यू की जगह पर ए आएगा। अब ए जो है यू के साथ जुड़ता है आरएनए में, लेकिन बेटा आपको पता है डीएनए में तो यू होता नहीं, यूरासिल होता नहीं, उसकी जगह पर टी होता है, तो यहां पर टी, टी सी की जगह पर जी, जी यू की जगह पर क्या आएगा, ए की जगह पर क्या आएगा बेटा, टी, और यहां पर जी की जगह पर सी, सी की जगह पर जी, ए की जगह पर टी, यू की जगह पर ए। अब मुझे बताइए फटाफट, क्या आप लोगों को सेकंड वाला भी समझ में आ गया भाई, सेकंड टाइप भी समझ में आ गया, यस और नो? क्या आपको ये भी समझ में आ गया भाई? ठीक है भाई, लव यू टू बेटा। अब देखो यहां पे आगे, अब जितने बेस बेस की बात कर रहे हैं ना हम, जितने भी हम बेस बेस की बात कर रहे हैं, इन बेस में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि बेस जो है दो टाइप के होते हैं। ठीक है, बेस जो है दो टाइप के होते हैं, मतलब ये मैंने ना उल्टा पढ़ाया है। पहले जब न्यूक्लिक एसिड को पढ़ाते हैं तो पहले न्यूक्लिक एसिड में देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड होते क्या हैं, फिर उसके अंदर जो बेस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, फिर डीएनए आरएनए। ये मैंने बिल्कुल उल्टा पढ़ा है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने आधे से ज्यादा ये बायो में पढ़ाया हुआ है। देखो भाई, अगर कोई आप लोगों से पूछे हाउ मैनी टाइप्स, टाइप्स पूछा है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बेसिस प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड्स, तो आप लोग क्या कहोगे भाई, दो टाइप के, कौन कौन से बेटा, प्यूरीन, प्यूरीन, और एक होंगे पिरिमिडीन। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो प्यूरीन है वो कौन कौन से हैं, और पिरिमिडीन है वो कौन कौन से हैं। फटाफट भाई टेस्ट चल रहा है आप लोगों का, पिरिमिडीन बताइए और प्यूरीन बताइए फटाफट। एजी जो होंगे एडिनिन और ग्वानिन। ठीक है, हाँ, एडिन बिल्कुल सही बात है, प्यूरीन में आ जाएंगे एडिनिन, ए और जी, एडेनाइन, ग्वानाइन, और भाई बाकी टी जो होगा
जिसको हम थाइमीन कहते हैं। यू जो होगा यूरासिल, और सी जो होगा साइटोसिन। ये आपके पिरिमिडीन में आएंगे। बिल्कुल ठीक है यहां पर भी। अब न्यूक्लिक एसिड के ना दो पार्ट होते हैं जिनको हम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है। और जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो 3 यूनिट से बनते होते हैं, 3 टाइप के कंपाउंड होते हैं उनमें बेटा। ठीक है। अरे खत्म है, अब कुछ है ही नहीं ना, अब तो बस क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। क्वेश्चन करवाऊंगा और कुछ नहीं। ठीक है। अब मुझे बताइए फटाफट, ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड कराने हैं क्या, या आते हैं तुम्हें? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड तुम्हें आते हैं क्या? देखो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, यहां से जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना, न्यूक्लिक एसिड, उनके अंदर 3 तरह के कंपाउंड होते हैं। कौन कौन से? एक तो बेस होंगे, चाहे वो आपके पास प्यूरिन है या प्यूरिमिडीन हो। ठीक है, बेस होंगे। शुगर होगी, और शुगर होगी पेंटा शुगर, राइबो, राइबोज वाली शुगर, शुगर होगी। और प्लस फॉस्फेट होगा बेटा, फॉस्फेट। तो न्यूक्लिक एसिड का वो भाग जिसमें बेस और शुगर होती है, बेस और शुगर होगी, उसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। और बेटा न्यूक्लिक एसिड का वो भाग जिसमें बेस, शुगर और फॉस्फेट तीनों आते होंगे, उनको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। बस फॉस्फेट का अंतर होता है और कुछ नहीं। ठीक है, फॉस्फेट का अंतर होता है और कुछ नहीं। टाइड का मतलब होता है बांधना। अगर आपने न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट बांध दिया तो वो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड, टाइड हो गया। और भाई अगर आपने इसको साइड कर दिया तो न्यूक्लियोसाइड हो गया। भाई पता नहीं बायोलॉजी वाले, है तो आसान वैसे। अब भाई मैं आप लोगों से क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। अब भाई यहां तक अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो भाई अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, बस बस खत्म, और क्या बचा है अब तो। हाँ भाई, मैंने जो पढ़ाया वो आंसर देने हैं और कमेंट के अंदर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन है भाई। ये दे रखा है अल्फा, अल्फा हेलिक्स रेफर्स, रेफर्स टू ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और भाई ऑप्शन नंबर 4 क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखिए भाई, कमेंट ऑन पोल चालू, कमेंट ऑन पोल चालू, बताओ फटाफट। बिल्कुल सही बात है।
हमने भी यही कहा था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है भाई। ठीक है, ये तो जल्दी हो गया। इसका आंसर होगा बेटा बी। इसका आंसर होगा भाई बी। तो इसमें 76% बच्चों का आंसर करेक्ट है, जिसमें हमारे पास अस्मित, उत्कर्ष, सन्नी, आयुष और रेहान है भाई। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आज के में। दूसरा क्वेश्चन ये है, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय एक, बी, सी और डी। डाइपेप्टाइड बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स। फटाफट बताइए भाई। भाई बहुत खतरनाक है जी ये क्वेश्चन, तो बस चक्कर आ जाते हैं इस क्वेश्चन को करते ही। इतनी हालत खराब हो जाती है भाई, इतना खतरनाक क्वेश्चन है ये। बहुत सही भाई, बहुत सही, बिल्कुल ठीक बात। करेक्ट आंसर आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है भाई, छोड़ो इसको, यहीं पे खत्म करते हैं। देखते हैं भाई कितनों का आंसर सही है। 84% का सही है। सोनित, अस्मित, उत्कर्ष, हर्ष और शिखर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन इससे भी खतरनाक है भाई। ये तो पढ़ाए, ये तो मतलब होता ही नहीं है किसी से। अगला क्वेश्चन इतना खतरनाक है, होता ही नहीं है। ये कह रहा है भाई, ध्यान से पढ़ना, डीनेचुरेशन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन लीड्स टू लॉस ऑफ इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी बाय, ऑप्शन नंबर एक, पहले पढ़ लेना फिर बोलना, फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। ऑप्शन नंबर बी, लॉस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, लॉस ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एंड भाई ऑप्शन नंबर डी, दैट विल बी लॉस ऑफ बोथ सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर भाई बहुत खतरनाक है भाई ये तो। हाँ जी, करेक्ट आंसर डी है बेटा। अभी मैंने पढ़ाया था कि 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर टूट जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जिनकी वजह से वो 1 डिग्री और 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही आंसर है भाई डी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये।
अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर। ऑप्शन नंबर 1 अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर बी अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट एंड लेफ्ट ट्विस्टेड स्ट्रक्चर। एंड ऑप्शन नंबर डी दैट इज ग्लोबुलर एंड फाइब्रस स्ट्रक्चर। बताइए भाई करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? B4 बंदर चल रहा है, बिल्कुल सही बात। बी करेक्ट आंसर है भाई, एकदम सही बात है। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड हमने पढ़ा आज की क्लास में और वही आ गया। आगे देखो भाई, 92% बिल्कुल सही है। यश, अश्मित, सोनित, उत्कर्ष, आयुष, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा क्या कह रहा है ये। इन्होंने बोला है द रिएक्शन ऑफ एंजाइम्स इन लिविंग सिस्टम इज टू। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। सप्लाई एनर्जी टू टिश्यूज, क्रिएट इम्यूनिटी, सर्कुलेट ऑक्सीजन, enhance the rate of बायोकेमिकल रिएक्शन। फटाफट बताना भाई करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा?
एनहेंस का मतलब होता है बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देना। बिल्कुल ठीक। आगे देखो भाई, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन दिया है। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ ए, बी, सी और डी। प्रोटीन विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनना भाई। नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, और भाई इनको हम कार्बो, बताइए भाई करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? प्रोटीन विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो प्रोटीन ही होते हैं बेटा, मैंने लिखवाया भी था आपको कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स प्रोटीन ही है। कोई होगा तो एक आध होगा अलग। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखिए, सेवंथ। सेवंथ देखिए भाई, सेवंथ क्वेश्चन। इसने बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली मैच, डज नॉट करेक्टली मैच विद ईच अदर, मैच विद ईच अदर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। इसको हम बोलेंगे भाई सिल्क। सिल्क जो है पोलीएमाइड है, लाइपेज एंजाइम है, बटर फैट है, ऑक्सीटॉक्सिन एंजाइम्स है। ठीक है, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। फटाफट बताओ, आपको ऑक्सीटोसिन का नाम सुना होगा, ये तो शायद कुछ हार्मोन होता है, हार्मोन। सिल्क बेटा पोलीएमाइड। अरे गधो, नालायको, बदतमीजो। अभी मैंने वूल, वूल माने ऊन, सिल्क माने कपड़े वाला सिल्क, ठीक है, कैरेटीन, ये सारी चीजें बताई थी कि ग्लोबुलर और फाइबरस वाले में एग्जांपल लिखवाए थे, है ना। फिर बीटा प्लेटेड और अल्फा हेलिकल में एग्जांपल लिखवाए थे। अबे जब सिल्क प्रोटीन है तो प्रोटीन क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड ही तो होते हैं, पॉलीएमाइड ही तो होते हैं भाई, एक तरीके के गधो। तो पॉलीपेप्टाइड कह लो, पॉलीएमाइड कह लो, एक ही बात है। ऑक्सीटॉक्सिन क्या है? शायद हार्मोन होता होगा ये, मेरे को तो इतनी पता भी नहीं है, फिर भी मैं तुमसे पूछ रहा हूं, एक बार देख लो क्या है ये। और और देखो, कुछ आंसरों का लगातार आंसर रहा बी। एज से समझ में आ जाएगा कि एंजाइम का सफिक्स होता है एज, बटर फैट सब। अब मुझे बताओ फटाफट करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर मैं इनकरेक्ट हूं तो भाई मुझे बताओ क्या है, मैं गलत हूं तो।
मैं ठीक हूं, सिस्टम बेटा बिल्कुल ठीक है। जो मैं समझा रहा हूं वही करेक्ट है। मुझे लग रहा था कि शायद तुम्हें बायोलॉजी मुझसे ज्यादा आ गई। अभी मैंने चेक करा। ठीक है, मैं ठीक हूं। अब देखो भाई आगे। मैंने आप लोगों को विटामिन के विटामिन की वजह से विटामिन की वजह से होने वाली बीमारियों के नाम याद करने के लिए बोला था कल या परसों, जो भी लास्ट वाली क्लास होगी भाई। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं पहले ही कि ये ऐसा कोई लॉजिकल पार्ट है ही नहीं जिसके अंदर मैं अपनी केमिस्ट्री घुसाऊं। सिंपल सिंपल सी बात है। तो विटामिन के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, इनकी प्रैक्टिस करना है। अगर तुमने याद करी होगी या तुम्हें पिछले साल की याद होगी जब आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा होगा। डी विल बी द करेक्ट। हाँ, डी आंसर करेक्ट था बेटा, ये डी करेक्ट था। अब देखो आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये आठवें क्वेश्चन में इन्होंने बोला द नाइट ब्लाइंडनेस नाइट ब्लाइंडनेस इज डेवलप्ड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ विच विटामिन। ये तो देखो भाई मैं खुद ही भी कह सकता हूं ना, आप ही मुझे बताओगे। मुझे तो बस अंदाजा है कि शायद ये कहते हैं कि भाई जब अंधा हो जाता है तो विटामिन ए खा लो, तो शायद विटामिन ए को ही कहते होंगे। तो भाई ऑप्शन नंबर वन है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है और एंड ऑप्शन नंबर डी है। दैट इज विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन B12 और विटामिन ए। ये आठवां क्वेश्चन था भाई। अब यहीं पर मैं एक और क्वेश्चन लिखूंगा। क्या बार बार स्लाइड कम करनी, करते जाओ जो सही है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 9। द विटामिन विच इज नेदर सॉल्यूबल इन वाटर, ना वाटर में सॉल्यूबल है नोर इन फैट, इज। आज भी मेरे मुंह से ना ये एग्जांपल निकल के आया था। ए, बी, सी और डी। कौन कौन सा होगा भाई? बायोटीन, थायामीन, पाइलोक्वियोन, आर्गो, आर्गो, इरगो, ERG, नहीं नहीं, ERG, ओकल, फेरोल। हाँ ये हो गया। तो बेटा विटामिन एच होती है वो, और विटामिन एच कह लो या बायोटीन कह लो, बात एक ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन भाई, तुम तो समझदार वाली बात कर रहे हो आज। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अब देखो भाई आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा हुआ है। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड इज ए, ऑप्शन नंबर 1 हार्मोन होता है क्या? ये तुम्हें बताना है। ऑप्शन नंबर बी फैट सोल्यूबल विटामिन है क्या? ये बताना है। सी वाटर सोल्यूबल विटामिन है क्या?
एस्कोर्बिक एसिड शायद विटामिन ए को बोलते हैं। और भाई फिर हो गया एंजाइम। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? वाटर सोल्यूबल विटामिन। भाई मुझे ऐसा क्यों लगा वाटर सोल्यूबल होता है? चेक करना पड़ेगा भाई ये तो, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी गड़बड़ लग रही है तुम्हारी। ठीक है, जब तुम कह रहे हो तो सही होगा फिर। बायोलॉजी तुम्हारी ठीक है, मैं बस चेक कर रहा था तुम कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे। ठीक है बेटा, ठीक है, वेरी गुड। 11वां क्वेश्चन देखो भाई फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज प्रेजेंट इन ऑल फूड स्टफ, सभी में प्रेजेंट होती है? ऑप्शन नंबर 1 B3, B12, सी और ए। बताइए भाई करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बोलो बोलो। कुछ ए कह रहे हैं, कुछ डी कह रहे हैं, सी और ए तो होते नहीं है। सी होते हैं खट्टी चीजों में, ए होते हैं आपको पता है जब ए की कमी होती है तो स्पेशल फूड खाना पड़ता है, जैसे फ्लैक्स सीड या जो फिश ऑयल है वो। तो सी और डी तो इसका आंसर नहीं है। आंसर इसका होगा बेटा किसमें? या तो ए या बी। तो इसका आंसर है भाई ए, B3 करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर है भाई बी, ये B3। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देना है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल, ये कल मैंने पढ़ने के लिए बोला था कि भाई चेक कर लेना। ऑप्शन नंबर 1 विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ई, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। बता दो आज क्या आंसर होगा इसका? ए विटामिन बी पानी में सोल्यूबल है, बी एंड सी देख लो। विटामिन बी ठीक है बेटा, विटामिन बी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, और क्या पूछूं तुमसे यार, सब कुछ तो तुम कर लेते हो। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। विटामिन B6 is known as, ऑप्शन नंबर 1 पायरिडोक्सिन, ऑप्शन नंबर बी थायामीन,
ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के, विटामिन ए। फटाफट बताओ बेटा। विटामिन B6 इज नोन एज, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्वेश्चन नंबर 14। अब मेरे काम की चीज आएगी, ठीक है। इन डीएनए, ध्यान रखना, इन डीएनए द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस, द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आर, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है, तो ए में क्या होगा बेटा जी? यूरासिल एंड एडेनिन। यहां पर दिया हुआ है साइटोसिन एंड गुआनाइन। एडेनाइन एंड थायमीन, गुआनाइन एंड साइटोसिन। एडेनाइन, थायमीन, गुआनाइन एंड यूरासिल। और भाई यहां पर थायमीन एंड गुआनाइन। करेक्ट आंसर बताइए भाई क्या होगा? ATGC, ATGC करेक्ट आंसर बी है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई आगे, बिल्कुल सही। अब देखो भाई आगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई। न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर ऑफ, ऑप्शन नंबर 1 न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, बेसिस, सुगर्स। बताइए भाई। हाँ वीडियो कॉल भी करेंगे, रुक जाओ अभी, फटाफट इसका आंसर बताओ। बिल्कुल सही जवाब, एकदम करेक्ट, न्यूक्लियोटाइड्स, एकदम करेक्ट बेटा। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग contributes to
contributes to the double helical structure of DNA. Option number 1, hydrogen bond. Option number 2, covalent bond. Option number C, disulfide bond. And option number D, van der Waal force. आई नो तुम्हें पता लग गया होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है भाई। आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17th क्वेश्चन देखो भाई, 17th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ये। guanine in example of option number 1, A, nitrogenous base. Option number B, A, nucleoside. Option number C, A, nucleotide. And option number D, phosphate. क्या होगा भाई? गुआनिन सिर्फ एक नाइट्रोजिनस बेस ही तो होता है। हाँ बिल्कुल ठीक, नाइट्रोजीनियस बेस होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए has the sequence ATGC TTGA. The sequence in complementary strand would be A, B, C and D. अब क्या होगा भाई जरा देखो, TCCGAA, CT, TACG, TAGT, TACG, AATC और TACG AACT। फटाफट आंसर बताइए भाई क्या होगा। आप अगर ध्यान से देखो, ए के साथ क्या जुड़ता है? टी, टी के साथ ए, जी के साथ सी, सी के साथ जी, टी के साथ ए सी और ए के साथ टी, ये आना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 इन्होंने बोला है
द फिनोमिना ऑफ म्यूटेशन ऑफ इज, भाई थक गया मैं, बार अब वो टिप्पणी नहीं पड़ेगी, रुक जा। द फिनोमिना ऑफ म्यूटेशन इज, ऑप्शन नंबर 1 केमिकल चेंज इन डीएनए मॉलिक्यूल प्रोडक्शन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, और भाई ऑप्शन नंबर सी सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। इन्वेजन ऑफ फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है भाई, करेक्ट आंसर है केमिकल चेंज इन डीएनए। अब देखो भाई, आप लोगों को एक छोटा सा पार्ट है, थक गया मैं, बार बार लिख लिख के बहुत ज्यादा लिख दिया आज तो। 28 स्लाइड हो गई। होमवर्क देखो भाई, बदतमीजो, इधर देखो। देखो भाई, क्या कह रहा है ये, क्या क्या पढ़ना है तुम्हें, घर जाके क्या पढ़ना है आज की क्लास में। आज की क्लास में देखो भाई क्या क्या पढ़ना है भूजा। पहला है हॉर्मोन्स पढ़ लेना बेटा, ठीक है। कौन सा हार्मोन लव हार्मोन है, ठीक है, कौन सा हार्मोन, ये मतलब इंसुलिन के बारे में पढ़ लेना, कोर्टिसोन के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। ये आते रहते हैं। तो भाई कोर्टिसोन हो गया, और भाई टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, इनको पढ़ लेना, और ये किस किस काम में आते हैं ये पढ़ लेना, ठीक है। तो हॉर्मोन्स की स्टडी करनी है। और एक आपको प्रोटीन के जो टेस्ट हैं, जैसे प्रोटीन कोई टेस्ट देता है ना, निनहाइड्रीन टेस्ट, कौन सा कलर होता है मॉड्यूल में दे रखा है, ब्यूरेट टेस्ट, ये सब एक दो पढ़ लेना। सिलेबस खत्म है भाई, ठीक है, सिलेबस खत्म है। और भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हमारी, बहुत अच्छा सफर रहा आपके साथ, बहुत मजा आया। और फाइनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डन भाई, यस। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ईमानदारी से बता रहा हूं, जिसने भी बच्चे ने सीरियस होके पढ़ा होगा ना, वो अपने स्कूल में अपनी स्कूल की क्लास का चैंपियन बन गया होगा, ठीक है। भले ही, और हाँ, एक एक बच्चे की बात मुझे याद है। एक बच्चे ने मुझे कहा था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन का मैकेनिज्म बता देना सर, स्कूल में पूछा है। बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। बहुत मजा आया इस सफर में। और मैं बताऊं, बाकी तो मैं सभी बैचों में कहता हूं, लेकिन ये बैच बहुत स्पेशल है, ठीक है, सच में बहुत स्पेशल है, बहुत बढ़िया बैच है। कई कई बार ऐसा होता है कि एक स्तर था बहुत पहले, ठीक है, जब हम 11वीं में मिले थे, 11वीं में हमने जीरो से स्टार्ट करी थी, फिर हमने बहुत तगड़ा माहौल बनाया था 11वीं में।
फिर बहुत सारे बच्चे थे कि बहुत लंबे टाइम की वजह से उनको 11वीं की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो भूल गए थे, परेशान हो गए थे। कुछ बच्चे 12th क्लास में नए नए ज्वाइन करते हैं, उनको लगता था कि 11वीं क्लास का तो हम बर्बाद हो चुकी है, तो हम 12th में क्या करेंगे। आज की वो टाइम है जहां पर नया हो पुराना हो कैसा भी बच्चा हो सब कुछ बराबर है, और सब लेवल एक ही लेवल पे अब नीट की परीक्षा जो है देने के लिए जाएंगे। प्लस भाई ये ना प्रेम है, प्रेम जैसा होता है ना, एक होता है प्रेम, एक होता है मोह। ये सच में बहुत बड़ा प्रेम है आप लोगों का मेरी तरफ, मेरा आपकी तरफ। और मेरा इच्छा इतनी होती है आप लोगों को पढ़ाने की कि मैं जाना नहीं चाहता, मैं मतलब बेशर्मों की तरह पढ़ाना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि एक क्लास और मिल जाए, कुछ और पढ़ लेंगे। लेकिन अब क्या करें भाई, इनऑर्गेनिक का सिलेबस भी खत्म होना है, तो इनऑर्गेनिक वाले सर भी आएंगे कल से या परसों से, ठीक है, जब भी उनका टर्न आएगा, आई थिंक कल से ही आएंगे। तो अब मैं कुछ ना कुछ एक चीज लेके आऊंगा, जो 11वीं का पार्ट था और जो 12वीं का पार्ट था उसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वापस से दोबारा से, ठीक है। कि जितना हमने पढ़ा है ये तो पहला विजन है, अब रिवीजन भी होगा। रिवीजन एक तो होगा अलग टाइप से, एक अब दूसरे टाइप का भी चलेगा, जिससे मैं आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस दिया करूंगा, आप कर लिया करना, जिन बच्चों को टाइम मिले। जिनको नहीं मिले वो एक अलग बात है। लव यू टू भाई, लव यू टू, बहुत बहुत प्यार आप लोगों को, बहुत बहुत प्यार, सीरियसली दिल से। ना थके हैं पांव कभी ना ही हिम्मत हारी है, ना थके हैं पांव कभी ना ही हिम्मत हारी है। अभी तो नीट बहुत दूर है, अभी तो परिश्रम की बारी है, और यह परिश्रम हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक कि नीट की परीक्षा को हम उत्तीर्ण ना कर दें। और भाई साहब इंटरव्यू देने के लिए हम नोएडा ना आ जाएं, और हम मिलेंगे भी जरूर, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत। ज्यादा मोटिवेशन हो गया, ठीक है, अंदर आ गया था भाई। तो बहुत मजा आया इस सफर में, लव यू टू। और भाई देखो, एक फील रखना है आपको, चाहे आप बायोलॉजी में डॉक्टर बन जाना, कुछ भी बन जाना, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर ने सिखाई थी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मर्जी पूछना चाहो पूछ लो भाई। अब आप अपनी डीपीपी सॉल्व करना। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, मेरी काम की बात पे आ जाओ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारी चीजें टेम्पररी है। अब मैंने कमेंट बंद कर दिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब मैं सीरियसली बताता हूँ क्या है टाइम। ठीक है, टाइम, प्रैक्टिस, ठीक है भाई, बुक्स, टेस्ट, रिवीजन, पैनिकनेस। इन इन 4-5 शब्दों पे मैं थोड़ी बात करूंगा। टाइम जैसे जैसे घटेगा, ध्यान रखना है, पैनिकनेस बढ़ेगी। टाइम जैसे जैसे कम होगा, पेपर पास आएंगे, पैनिकनेस बढ़ेगी। प्रैक्टिस नहीं भी करोगे, पैनिकनेस बढ़ेगी, ठीक है। अगर ये सोचोगे सारी बुक पढ़ लूं या कोई भी बुक ना पढ़ूं, तब भी पैनिकनेस बढ़ेगी। टेस्ट दूं या ना दूं, या एक टेस्ट दे दिया दूसरा नहीं दिया, फिर अपने आप को यह सोचना कि मैं तो टेस्ट छोड़ रहा हूं तो मैं कमजोर हो गया, ठीक है, आगे बच्चे मुझसे निकल गए होंगे, फिर पैनिकनेस बढ़ेगी। रिवीजन नहीं करोगे तो भी पैनिकनेस बढ़ेगी। आप लोगों को क्या करना है मैं आपको बताता हूं, ध्यान रखना है बेटा। आपके पास कोई भी ऐसी बुक आएगी मार्केट से, ठीक है, एक बुक आएगी मार्केट से, और इस बुक में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी चैप्टर वाइज 45 45 और 45 क्वेश्चन दिए होंगे। हर एक एक चैप्टर के, पहले एक एक चैप्टर के आते हैं। फिर जब आप इन तीनों के एक साथ क्वेश्चन लगाओगे ना, तो वहां पर आप लोगों को सबसे पहला ट्रॉमा क्या आएगा, पहले डर डर क्या लगेगा कि 720 में से आपके नंबर 400 या कम बन रहे होंगे। आपको पहली बार आपको औकात पता लगेगी, और फिर तुम ये सोचोगे, डाउन फील करोगे कि यार अपने से नीट नहीं निकलने वाला। पर ध्यान रखना,
ये कंपलसरी है कि 400 नंबर आने जरूरी हैं। हमेशा 720 आएंगे इसका मतलब आप चीटिंग करते हो। 400 नंबर उसी के आते हैं जिससे कुछ गलती होती है और वो गलती को सुधारना चाहता है। अब होता क्या है कि भाई कुछ प्रॉब्लम्स इसमें आएंगी, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी बेटा क्वेश्चन को लेके, टॉपिक को लेकर कुछ चीज क्लियर ना होना, या हमने जिस तरह से पढ़ी है और क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होगा पेपर वालों का वो थोड़ा अलग होगा। तो आप लोगों को जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, इन सेपरेट नोटबुक, एक सेपरेट नोटबुक में लिख लेना है इसको, ठीक है, सेपरेट नोटबुक में लिख लेना है और इस पर काम करना है। इसको पढ़ना है कि भाई इस तरीके से कि जैसे मान लो कि कोई चैप्टर है हमें पूरा आता है लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमसे नहीं हो रही है, अगर आप उनको ढंग से देख लोगे तो ये प्रॉब्लम्स अपने आप धीरे धीरे एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट, दूसरे टेस्ट के बाद तीसरा टेस्ट, तीसरे टेस्ट के बाद चौथा टेस्ट अपने आप कम होने लगेगी। और आपके जो छोटे छोटे गड्ढे हैं, मतलब हमारी मंजिल बहुत दूर है, वहां दूर से देखोगे तो बस मंजिल दिखेगी, रास्ता नहीं दिखेगा, और रास्ते में कितने गड्ढे होंगे ये भी नहीं पता चलेगा। तो ये वो गड्ढे हैं सारी प्रॉब्लम। धीरे धीरे जब इस पर आप काम करना शुरू कर दोगे तो गड्ढे भरने शुरू हो जाएंगे। और जब आपका ये तो है चैप्टर वाइज, उसके बाद पता क्या होगा बेटा, जब इसके आप कम से कम 30-40 टेस्ट दे दोगे, उसके बाद कुछ टेस्ट ऐसे होंगे जो फुल सिलेबस के होंगे, लगभग 15-15 टेस्ट आपको फुल सिलेबस के देने हैं। उसमें आपकी टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, सिलेबस कितना कवर हुआ है कितना नहीं, वो सारी चीजें आ जाएंगी। और उसके बाद जब आप नीट तक जाओगे, ठीक है, नीट का एग्जाम देने जाओगे, अगर आप इस रास्ते से जाते हो, मैं सच बता रहा हूं आपका पैनिकनेस खत्म हो जाएगा, पूरा डर ही खत्म हो जाएगा नीट को लेकर, क्योंकि पहले आप लोग बहुत रगड़ चुके होंगे, ठीक है। और प्लीज किसी को भी दूसरे को कंपैरिजन नहीं करना है। और मेरी ऐसे दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है जो कभी कभी ऐसा करते हैं कि अपना बेस्ट करने के लिए दूसरे साइड वाले दोस्त को भ्रमित करते रहते हैं कि यार क्या करेंगे आज पढ़ के, अभी नहीं पढ़ते हैं, अरे चल घूमने चलते हैं, क्या ही होगा यार पढ़ाई करके, मैं तो पढ़ता नहीं हूं, तू इतना क्यों पढ़ रहा है। तो इससे क्या होता है कि एक नेगेटिव थॉट को आगे मत बढ़ने दो। आप नहीं पढ़ते हो, मुझे पता है, पढ़ते तो आप भी हो, पर आप चाहते हो दूसरे वाला ना पढ़े। तो प्लीज ये एक मतलब भावना होती है छोटे बच्चों में और आप में भी है, क्योंकि कभी कभी हमने भी ये फील करी है। तो आप लोगों को किसी को डिमोटिवेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने डिमोटिवेट करा, मैंने आपको बताया था एक दिन ओरा वाली बात कि हमारा एक पॉजिटिव ओरा और नेगेटिव ओरा होता है। अगर आपने किसी को नेगेटिव फील करा दिया, नेगेटिव डाउन करने की कोशिश करे ना, तो तुम्हारा ओरा खराब हो जाएगा। तुम्हारा ओरा खराब होगा तो तुम जब नीट में बैठोगे ना, भगवान कुछ ऐसा सिस्टम करेगा तुम्हारा कि तुम्हें हो सकता है सब्जेक्ट पूरा है, तबीयत खराब कर देगा, हो सकता है कि सब कुछ ठीक चल रहा हो, कंप्यूटर खराब कर देगा, कुछ ना कुछ कर देगा। लेकिन ध्यान रखना है, जो इंसान बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा थ्रू आउट द जर्नी और हमेशा ये सोचेगा कि दूसरे का भला होता है तो होने दो, ज्ञान ऐसी चीज है बांटने से बढ़ता है, आपका ओरा इतना अच्छा हो जाएगा कि कोई भी आपसे जलेगा नहीं। आपके मन में कभी कोई डर नहीं होगा कि यार ये ज्यादा पढ़ रहा है कम पढ़ रहा है, सब दूर, ये सारी भावनाएं दूर हो जाएंगी आपकी फालतू इस दुनिया की। मेन फोकस होगा नीट की परीक्षा में अच्छा डॉक्टर बनने का। अब चाहे वो डॉक्टर इंसानों का बनो, जानवरों का बनो, जैसा तुम्हारा डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये है हमारा मेन पर्पज। ठीक है भाई, तो ज्ञान इतना ही देना था बस, ठीक है भाई। लो खत्म हो गए, लो देख लो भाई, चलो वीडियो कॉल देखते हैं भाई किस किस का नंबर आता है। टिंग 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 टिंग। बाय बाय। हेलो डॉक्टर तेजा है, डॉक्टर लगा भी दिया। हेलो बेटा कैसे हो आप, हेलो बेटा कैसे हो आप, नमस्ते। बढ़िया, बस तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है बेटा। चलो बहुत बढ़िया, सब कुछ ठीक। कहाँ से बिलोंग करते हो आप, अच्छा अयोध्या से बिलोंग करते हो, जय श्री राम। अच्छा ये बताओ कि ये जो हार्मोन वाला पार्ट है इसको याद कर लेना, कौन सा सेक्स हार्मोन होता है, कौन सा गुस्से वाला हार्मोन होता है, कौन सा मसल बिल्डिंग वाला हार्मोन होता है ना, कौन सा शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए यूज होता है। हेलो प्राची, शादान, क्या मेरी आवाज आ रही है बेटा, कैसी चल रही है बेटा पढ़ाई आप लोगों की। ये जर्नी बहुत बढ़िया रही, ठीक है।
और इस जर्नी का रिजल्ट आप लोगों को देना है और आना है यहाँ पर नोएडा मिलने हमसे। ठीक है, जैसे तुम लोग वेट करते हो ना कि हमें टीचर से मिलना है, सेम इधर भी ऐसे ही रहता है कि हमें अपने बच्चों से मिलना है। बहुत बढ़िया, बस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना बेटा, टीपीपी पूरी लगाना। हेलो, क्वेश्चन बुक तुम्हारा मॉड्यूल हो गया पूरा कवर, और डीपीपी मॉड्यूल करो बेटा, मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल कवर करो पूरा, और कुछ हम भी हेल्प करेंगे, कुछ जो भी प्रॉब्लम आएगी वो आप हमें बताते रहना। ठीक है सादान? हाँ, डरना नहीं है। हाँ प्राची, वेयर आर यू फ्रॉम? महाराष्ट्र से। हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन? अच्छा, हिंदी में ही पूछना है क्या? बेटा आप, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, ठीक है। तो बहुत मेहनत करनी है और मिलना है नोएडा आके, ठीक है? क्या कह रहे हो बेटा? अरे तुमने पढ़ा अच्छा, मैं तो पढ़ाता ऐसा ही हूँ, है ना? तुमने पढ़ा भी तो अच्छा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सब कुछ ये पता होगा कि ये होने वाला है वो होने वाला है, क्वेश्चन देख के आंसर याद आ जाता होगा, राइट? हाँ, रिवीजन तो बेटा पूरी 11वीं का होगा, चाहे वो फिजिकल का हो, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का, वो प्लानर के अंदर होता है। जैसे ही आपका ये और 12th का सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर एक दो दिन का गैप देके रिवीजन चालू हो जाएगा। नीट की पेपर तक 5 मई तक ना आपका रिवीजन, नीट रिवीजन होगा, इतना कुछ होगा। ठीक है। हाँ, तो आराम से पढ़ाई करते रहो, मजे लेते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नोएडा में, ठीक है? ओके बेटा, बाय बाय। हाँ कर दो।